तो दोस्तों अब हम जानेंगे न्यायपालिका का वर्णन। हमारे संविधान में कहाँ है इसका वर्णन। न्यायपालिका में भी हमको भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और तीसरा हमें जिला अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करने में आया था हमारा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये कौन सा था? भारत शासन अधिनियम ये था 1935 वाला। भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया नमस्कार दोस्तों, हमने राज्य व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका को तो पढ़ लिया था। हमारा अब एक अंग रह गया, वह है न्यायपालिका। देखते हैं न्यायपालिका क्या है। पहले देखते हैं कि न्यायपालिका किसका अंग है। मैंने आपको राज्य की परिभाषा बताई थी। राज्य में मैंने एक आपको सरकार भी बताई थी। सरकार के कौन कौन से अंग बताए थे? जिसमें मैंने बताया था आपको विधायिका, कानून निर्माता, ठीक है। दूसरी बताई थी मैंने आपको विधायिका के बाद कार्यपालिका यानी कि कानून का क्रियान्वयन करने वाली समिति या समूह। और तीसरी है जो न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने विधायिका कंप्लीट कर ली, हमने कार्यपालिका कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो दोस्तों अब हम जानेंगे न्यायपालिका का वर्णन। हमारे संविधान में कहाँ है इसका वर्णन। न्यायपालिका में भी हमको भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और तीसरा हमें जिला अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं न्यायालय क्या है। विधायिका, कार्यपालिका भी पढ़ ली थी, लेकिन न्यायालय क्या है। चलो जी, एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तो किसका शासन था? मुगलों का शासन था, ठीक है। आप जानते हो राजा महाराजाओं का शासन था। अब राजा महाराजा क्या करते थे? अपने राज्य में शासन चलाने के लिए जो सरकार के 3 अंग होते हैं वे स्वयं अपने पास रखते थे। कहने का मतलब है वे विधायिका को भी अपने पास रखते थे, कार्यपालिका को भी अपने पास रखते थे और न्यायपालिका को भी अपने पास रखते थे। क्यों? देखते। मान लिया मैं एक किसी राज्य का शासक था, मैं एक राज्य का राजा हूँ। मेरे द्वारा यदि कोई भी नीति बनाई जाए, कोई भी नियम बनाया जाए, तो वह क्या कहलाएगी? उस राज्य के लिए कानून, अर्थात मैंने उस राज्य के लिए कानून का निर्माण किया, ठीक। अब उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए मैंने एक मंत्री परिषद का गठन किया। मैंने स्वयं नहीं, यानी कि अब उनको जो मेरे कानून बनी, उनकी नीतियाँ बनी, उनको क्रियान्वयन भी मैं ही करा रहा हूँ। यानी कि मैं किसका कार्य कर रहा हूँ? कार्यपालिका का, ठीक है। अब राज्य में कुछ अपराध हुआ, कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जो राज्य के विरुद्ध है, उस प्रक्रिया में मुझको थोड़ा सा सुनना है, न्याय करना है। तो यानी कि न्यायपालिका का भी अंग मैं ही बनूंगा। वहाँ दंड भी मैं ही दूंगा, न्याय भी मैं ही करूँगा। यानी कि तीनों के तीनों अंग सरकार के किस में थे? मेरे में अंदर थे। लेकिन भारतीय संविधान ने इन तीनों अंगों का पृथककरण कर दिया। यहाँ इन्होंने जो शक्ति थी, जो तीनों शक्तियाँ मेरे अंदर थी, इसका पृथक्करण कर दिया। पृथक्करण से तात्पर्य विधायिका का कार्य है, कानून बनाने का है, उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका कार्य है। और सुचारू रूप से कोई कार्यपालिका कार्य ठीक कर रही है, हमारे देश का शासन ठीक चल रहा है, इसकी जो समीक्षा अथवा जो न्याय का कार्य है वो न्यायपालिका को सौंप देगा। ये तीनों, ये सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च, इन तीनों का जो कार्य है वह पृथक है। चलिए
अब देखते हैं, फिलहाल न्यायपालिका के बारे में हमने जान लिया, न्याय करने वाली। अब देखते हैं भारत की न्यायपालिका के बारे में। आखिर भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये इसका जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई? सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखते हैं। चलिए मैं एक बार हेडिंग डाल लेता हूँ, भारतीय न्यायिक व्यवस्था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था। चलिए ये तो रही हेडिंग। अब भारतीय न्यायिक व्यवस्था को समझने से पहले मैं यदि बात करूं अपने सर्वोच्च न्यायालय की, किसकी बात करूं मैं? सर्वोच्च न्यायालय की। ये रहा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। मैं सॉफ्ट में लिख देता हूँ सुप्रीम कोर्ट। देखना, सुप्रीम कोर्ट की जो नींव रखी गई थी वह रखी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जब भारत में ताज का शासन चला गया था। सॉरी गलत हो गया, कटेगी, अब भी 2 बार कट लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक है। जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया सन 1773 में। तो कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना का जो वर्णन किया गया था सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन इसकी स्थापना 1773 में नहीं हुई, इसकी स्थापना हुई थी सन 1774 में। किस में हुई थी? सन 1774 में इसकी स्थापना हुई। चलिए हमने स्थापना भी जान ली। अब एक बात आती है, जो हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या है? क्वेश्चन भी बनता है इसके, तो आप लिख लेना कि जो सर्वोच्च न्यायालय जब हमने स्थापित किया तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान बता दिए गए कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और इसको जो लागू हुआ यह हुआ 1774 में जब बनकर तैयार हुआ। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वे थे एलिजे इम्पे। चलिए ये तो थी एक घटनाक्रम। दूसरी घटनाक्रम की बात करते हैं। दूसरी घटनाक्रम से बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। जो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अब आप सोचो सर, ये कलकत्ता ही स्थान क्यों चुना गया? स्थापना के लिए कलकत्ता ही क्यों चुना गया? हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश जो राज्य था, ब्रिटिश राज्य से तात्पर्य जब ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी क्यों थी? कलकत्ता। अब ज़्यादातर जब किसी भी देश की राजधानी में हमेशा सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इसी कारण उस टाइम की जब राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में थी। तो उस टाइम के हिसाब से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था कलकत्ता में हुआ था। ये बात मैंने आपको बताई। चलिए अब देखते दूसरी बात में देखते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, एक अधिनियम आया था हमारा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ये कौन सा था? भारत शासन अधिनियम। ये था 1935 वाला, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया संघीय न्यायालय का। किसका प्रावधान किया गया? संघीय न्यायालय का। संघीय न्यायालय। इस जो हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। राइट। इस संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इस संघीय की न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में। कहाँ करी गई थी? दिल्ली में। जो वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वह कहाँ है? वह नए जो संघीय न्यायालय के रूप में जो दिल्ली में स्थापित किया गया था, ये वास्तविक रूप से यही सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि कह सकते हैं जो कलकत्ते वाला सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ आ गई? दिल्ली में।
ये हुआ था दिल्ली दरबार के समय सन 1911 में। सन 1911 में जब हमारे देश की राजधानी भी ट्रांसफ़र हुई तो साथ ही साथ हमारा जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया संघीय न्यायालय के रूप में। ठीक है, इसका प्रावधान कहाँ से आया था? सन 1935 में। और स्थापना की बात करें तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हुई थी सन 1937 में। ठीक है, एक बार फ़ोन आ रहा है, देखना फ़ोन किसका आ रहा है। देखना फ़ोन। दोस्तों फ़ोन आ रहा था, बीच में डिस्टर्ब हो रहे थे। ठीक है, हमने जाना कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ अलग आयामों की। ठीक है ना, भारत में आखिर जो न्यायपालिका है वो कैसी न्यायपालिका है? दोहरी न्यायपालिका है अथवा एकीकृत न्यायपालिका है? अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बार बार हम शब्द करेंगे एकीकृत न्यायपालिका के बारे में, तो ये एकीकृत न्यायपालिका क्या है इसके भी जान लेते हैं। चलिए, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अभी इसके बारे में इतिहास ही बताया था कि मैंने कहाँ से इसका इतिहास है। तो इतिहास मैंने आपको बता दिया, कौन से अधिनियम से क्या लिया गया है भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं न्यायपालिका की। जो भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? न्यायपालिका की व्यवस्था या अथवा संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना है एकीकृत। अब देखना, एकीकृत आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर एकीकृत से तात्पर्य क्या है। तो इसके लिए मैं अमेरिका का भी उदाहरण लूँगा और अपनी भारत की न्यायपालिका का भी उदाहरण लूँगा। दोनों को हम जब तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो तुम्हें तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम पहले बार अमेरिका को जान लेते हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इधर है हमारा इंडिया यानी कि भारत। चलिए ये रहा भारत और ये रहा USA। देखते हैं, हम जानते हैं जो अमेरिका है वो 50 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। 50 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। ये बना दिए मैंने 50 अलग अलग राज्य। अब चूंकि हम जानते हैं अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। फेडरल का अर्थ है संधि अथवा समझौता। मैंने आपको जब हमने संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था इसमें समझा देता, लेकिन फिर एक बार और बता देता हूँ। अमेरिका में जो है फेडरल सिस्टम है, यानी कि जो राज्य है वे अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण ही अमेरिका में विलय है। जब तक राज्य कमज़ोर है तब तक वे अमेरिका के साथ है, चूँकि इनकी एक संधि हो रखी है कि अमेरिका इनके बाह्य मामलों को संभाले, जैसे कि इनकी सेना के मामले, इनकी रक्षा के मामले, इनके विदेश के मामले कौन संभाले? अमेरिका संभाले। जब तक ये शक्तिशाली नहीं हो जाते तब तक ये अमेरिका के साथ है। ठीक है, यदि मैं अब इसी तुलनात्मक रूप से भारत की बात करूं तो भारत में जो राज्य है वे ऐसे नहीं है। भारत में राज्य विलयित राज्य है, यानी कि समझौते के आधार पर नहीं है, ये केवल मिलाए गए राज्य है। दूसरी बात करूं, जो अमेरिका के राज्य है, ये कभी भी इस संघ से अलग हो सकते हैं, जबकि भारत के राज्य को अनुमति नहीं है। जो कि मैं थोड़ा सा संघीय व्यवस्था का भी बता रहा हूँ तो समझना, अमेरिका के राज्य से तात्पर्य है। बात है ऐसी, एक तानाशाह है, मान लो आपके आसपास का कोई गांव होगा। ठीक है, मान लिया गांव ये है, ये गांव आसपास के गांवों से ताकतवर गांव है, लेकिन एक और गांव है जो इस गांव को टक्कर देता है। मान लिया ये हो गया हमारा बी गांव, ये बी गांव भी ताकतवर है। ठीक है, अब बी गांव ताकतवर है और ए गांव भी ताकतवर है, लेकिन एक छोटे छोटे से गांव है, ये रहे, ये हुआ ए गांव, ये हो गया बे गांव, ये हो गया से गांव और ये हो गया दे गांव, और ये कुछ भी मान लो, गया मान लिया। चलो जी, ये छोटे छोटे गांव हैं। अब इन गांवों को भय रहता है कि कहीं बी गांव इन पर हमला ना कर दे। इन गांवों को क्या भय है कि बी गांव इन पर हमला ना कर दे। लेकिन ये एक बात और जानते हैं कि यदि हम अमेरिका के साथ हम ए गांव के साथ यदि मिल जाए
तो इस बी गांव की हिमाकत नहीं है कि वे हमारे पर हमला कर दे। क्या, यदि ये गांव एक गांव के साथ मिल जाए, ए नंबर वाले गांव के साथ मिल जाए, तो इनकी हिमाकत नहीं है, इसकी बी गांव की हिमाकत नहीं है कि फिर इन पर हमला कर दे। तो क्या हुआ, इन्होंने किस कारण इसके साथ संधि करी, मतलब समझौता किया, मिले, क्यों? क्योंकि ये अभी कमज़ोर थे, ये बी से भयभीत थे। ठीक है, वास्तव में अमेरिका के साथ भी ऐसे हुआ। ये सब एक जगह मिल गई। एक जगह मिलने के बाद हुआ क्या, इन्होंने एक संधि की समझौता किया। संधि और समझौता करने के बाद हुई बात ये, इनको देखो भाई, तुम्हारे सारे मामलों को देख लो। बाह्य मामले जैसे कि रक्षा के मामले महत्वपूर्ण थे, विदेश के मामले महत्वपूर्ण थे, आप केवल हमारे बाह्य मामलों को देखो, आंतरिक मामले ना देखो। यानी कि ये अपनी मतलब जो दे गांव है वे अपनी सरकार चलाएगा, बे गांव अपनी अलग सरकार चलाएगा, से गांव अपनी अलग सरकार चलाएगा, गे भी और ए भी अपनी अपनी सरकार चलाएगी। और ए तो था ही जो ओरिजिनल था, यह भी अपना सरकार चलाएगी। तो हमने कह सकते हैं जो अब यह व्यवस्था बनी है, कौन सी व्यवस्था बनी, फेडरल सिस्टम की, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, 50 राज्य है, वे इसी आधारित पर एक संघ का निर्माण करते हैं। तभी तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे हम इसको कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ गांव्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गांव्स, जितने भी स्टेट है, किसके, किसी अदर भय के कारण एक साथ इकट्ठे हुए। चलिए, अब इससे बहुत मोटी जो काम की बात अब समझ में आनी शुरू होगी। देखना, अमेरिका में जो शासन व्यवस्था, अमेरिका में जो न्याय व्यवस्था है वह कैसी है? अमेरिका की न्याय व्यवस्था कैसी है? दोहरी। आप समझ जाओगे आप कैसे, दोहरी कैसे है। जो न्यायिक प्रणाली है वहाँ दोहरी न्याय व्यवस्था है। क्यों? गांव को ध्यान सुनो, इस गे गांव का भी एक कोई सर्वोच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल था। ए का भी कोई होगा, बिल्कुल। बे का भी कोई होगा, बिल्कुल। से का भी बिल्कुल होगा, और दे का भी बिल्कुल होगा। ठीक, यानी कि इन प्रत्येक राज्यों का अलग अलग एक अपना अपना न्याय पालिका थी, अपना अपना एक सर्वोच्च न्यायालय था, बिल्कुल था। लेकिन जब ये आपस में मिले, अब आपस में मिलने के बाद इनमें कोई झगड़ा ना हो, कुछ लड़ाई बड़ाई कुछ ना हो, तो इसको समझौता के लिए इन्होंने एक संयुक्त रूप से एक न्यायालय और बना दिया। उस न्यायालय को कह दिया सर्वोच्च न्यायालय, किसका? अमेरिका का। तो उन्होंने एक अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय बना दिया। इस तरह से कितने से न्यायालय हो गए इस राज्य में? इस राज्य में होंगे 2 न्यायालय, एक तो पूरे देश का, एक पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय, और एक हो गया प्रत्येक राज्य का अपना अपना सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। दूसरी बात, अब यदि इस राज्य में मान लिया मैं ये बे राज्य मान लूँ, बे राज्य मान लूँ, बे राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय ही है। ये जो न्यायालय है सबसे बड़ा कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। इसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? इसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते, यानी कि इसके खिलाफ हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह एक अपना अलग राज्य है। बस बात यह है कि वह किसी के साथ से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वह एक संघ में है तो इसके ऊपर भी कोई न्यायालय होगा, नहीं। वह राज्य का अपना एक सर्वोच्च न्यायालय है और इसके ऊपर कोई भी क्या नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब जो अमेरिका का जो न्यायालय है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, कैसे दोहरी व्यवस्था है। वहाँ के प्रत्येक राज्यों का अपना भी न्यायालय है और अमेरिका का तो है ही। चलिए भारत की बात करते हैं। चूँकि भारत को हम जानते हैं विलय के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनको विलय होने की अनुमति है, उनको हटने की अनुमति नहीं है। जबकि इनका क्या, ये कभी भी हट सकते हैं, अमेरिका से कभी भी अपना अलग देश बना सकते हैं हट करके। भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जितने भी राज्य हैं मिल तो गए लेकिन निकल नहीं सकते, यानी कह सकते हैं इसमें इनपुट है आउटपुट नहीं है। ठीक है ना, समझ सकते हो। भारत के लिए इनपुट है आउटपुट नहीं है, कि बाहर के तो आ जाओ लेकिन हम नहीं जाने देंगे यदि एक बार आ गए तो। तभी तो कहते हैं कि नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ, यानी कि राज्यों को नश्वर यानी कि उनको नष्ट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को ख़त्म करके उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में मिला दे, मध्य प्रदेश की सीमा को कम अथवा 32 कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ कह सकते हैं कि जो भारत के जो राज्य है वे नश्वर है, लेकिन जो भारत का संघ है अनश्वर है। इसी के साथ जो हमारे यहाँ न्यायपालिका पाई जाती है, हमारे यहाँ न्यायपालिका पाई जाती है एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका। क्यों? क्योंकि वही न्यायपालिका पूरे देश पर न्याय का काम करेगी। वह बात अलग है कि उसके नीचे वह सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे ये हो गया जिला अधीनस्थ न्यायालय, ये बात अलग है।
लेकिन ये एक के ऊपर एक ऐसे नहीं है कि बिल्कुल राज्य का जैसे उच्च न्यायालय है तो इसका जो अंतिम अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय की अंतिम अपील भी कहाँ की जा सकती है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो हमने समझा भारत की एकीकृत न्यायपालिका के बारे में, किसके रूप में? तुलनात्मक रूप से अमेरिका से करते हैं। चलिए हमने यहाँ तक जाना, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के थोड़े से जो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की संरचना है, यदि इसकी मैं बात करूँ तो इसकी संरचना में देखते हैं। अब भारत ही चलेगा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में देने के लिए समझा दिया ताकि तुम अच्छी तरह समझ जाओ। देखते हैं, ये रहा हमारा एक पिरामिड। पिरामिड के शीर्ष पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि यदि मैं पिरामिड पूरा भारत को मान लूँ तो भारत में जो सबसे उच्चतम न्यायालय होगा कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, सबसे बड़ा न्यायालय। उसके नीचे यानी कि कौन से न्यायालय होगा उसके नीचे? उसके नीचे होगा हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट एक हो सकता है अथवा एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट भी एक हो सकता है। कहने का मतलब किसी एक राज्य का एक है, किसी दो राज्य का एक है। जैसे कि मैं बात करूं पंजाब और चंडीगढ़ राज्य का केवल एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट केवल एक है, मध्य प्रदेश का एक है। तो कह सकते हैं प्रत्येक राज्य में एक भी हो सकता है अथवा नहीं, दो राज्यों का एक भी। तो टोटल यदि मैं संख्याओं की बात करूँ तो कितनी होगी? 25। और सुप्रीम कोर्ट कितना होता है? केवल एक। इसके नीचे आता है हमारा जिला न्यायालय। जिला भी कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठीक है। जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय मतलब कि प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक जिले का एक, प्रत्येक जिले में एक, प्रत्येक जिले में एक, ठीक है ना। जिला न्यायालय हो गया। फिर इसके बाद आते हैं मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय, ठीक है। और मुंसिफ न्यायालय के बाद आते हैं जब भारत में पहली बार 1947 में ही ग्राम पंचायत न्यायालय गठन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट में है ग्राम पंचायत न्यायालय, यानी ग्राम न्यायालय भी कह सकते हैं या ग्राम पंचायत न्यायालय भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले गठन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था 1947 में ही, भारत के आज़ाद होने के बाद, ठीक है। एक बात मैं आपको रोचक सी बता दूं, जिला एवं सत्र न्यायालय में देखना, यदि कहीं जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा हुआ, जिला लिखा तो समय मिलेगा, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो देखना जो जिला लिखा है, यदि मैं बात करूं जिला न्यायालय की, तो जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश बैठेगा। जिला न्यायालय में कौन बैठेगा? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, ठीक। वहीं यदि मैं सत्र न्यायालय की बात करूं, किसकी? सत्र न्यायालय की, तो सत्र न्यायालय में बैठेगा सत्र न्यायाधीश। सत्र यानी कि सेशन न्यायाधीश। चलिए ये बात रही। अब देखते हैं जो जिला न्यायाधीश है वो किस मामलों को लेगा? वह लेगा सिविल के मामलों को। किन के मामलों को लेगा? सिविल, सिविल मामलों की सुनवाई करेगा कौन? जिला न्यायाधीश। और जबकि जो आपराधिक मामले हो गए, आपराधिक जो मामले हो गए उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई करेगा, मामलों की जो सुनवाई करेगा कौन करेगा? सत्र न्यायाधीश। तो ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा था थोड़ी सी। तो जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश बैठेगा और जिला न्यायाधीश किसको देखते हैं? सिविल मामले को। और सत्र न्यायाधीश किनको देखेंगे? आपराधिक मामले को। चलिए ये बात थी हमारी। देखो जो भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है इसको कहते हैं हम शंकुआकार। कैसी है? शंकुआकार, शंकुआकार कह सकते हैं, शंकुआकार की, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, शंकुआकार की है। जो जिला एवं सत्र न्यायालय सब अधीनस्थ न्यायालय ही कहते हैं इनको। चले हमको जो पढ़ना है, आज भी पढ़ना है लेकिन आने वाली क्लास में पढ़ना है, हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस सब के बारे में पढ़ना है। चलिए आज हम जो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूँ
ये वीडियो कई पार्ट में आएगी, ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसके 3 से 4 पार्ट आ सकते हैं, जिसमें हमें इनकी गठन भी देखना है। जो ये हमारे न्यायाधीश है, इनको कौन नियुक्त करता है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसको कॉलेजियम व्यवस्था भी कहते हैं, इनको सब देखना है। इस पर बहुत विवाद हुए हैं, वर्तमान में भी विवाद चल रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं। यदि मैं बात करूँ हो अपने सर्वोच्च न्यायालय की, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की, देखना सर्वोच्च न्यायालय का जो हम संविधान में बात करें तो संविधान में कहाँ लिखा गया, संविधान में अनुच्छेद 1, 2, 4 के भाग 1 में, यानी कि 124 वन में लिखा हुआ है। वन से तात्पर्य मत मानना कि ये क्या है, देखना 124 में सब कुछ लिखा हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का कार्यकाल, इनका वेतन, 32 सब किस में, 124 में। तो हम पहले 101 की बात करेंगे। देखना जो अनुच्छेद 124(1) में लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 की बात चलिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अब इनकी सर्वोच्च न्यायालय में जो संख्या होगी न्यायाधीशों की, कैसे कैसे होगी वो भी इसमें लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। न्यायाधीशों की संख्या की बात करूं मैं, न्यायाधीशों की संख्या, चलो देखते हैं। जब संविधान था तो जो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 1+7, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि किसकी बात है, मूल संविधान में। मूल संविधान में लिखा है कि 1+7 रूप में न्यायाधीशों की संख्या होगी, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। चलिए अब एक बात आती है, वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये तो अलग है। वर्तमान में तो 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, टोटल मिलाकर 34 हो गए। लेकिन संविधान में 1+7, क्या इनके अब भी संविधान में यही अंक लिखे हुए हैं, राइट। संविधान में अब भी वर्तमान में भी 1+7 ही लिखा हुआ है। आखिर क्यों, देखना न्यायाधीशों की जो संख्या है संविधान संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाई जाती। न्यायाधीशों की संख्या संविधान संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि नोट करके बात लिखूं तो देखना, यदि बात आए कि जो वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाई गई, जो 34 है मुख्य न्यायाधीश सहित, इनकी संख्या बढ़ाई कैसे गई तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन ये बात लिख लेते हैं नोट करके कि न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या संविधान संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाई जाती। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, 368 के द्वारा नहीं बढ़ाई जाती। तो आखिर ये बढ़ाई कैसे जाती है, देखना संविधान में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन संविधान में एक बात लिखी है, किस आर्टिकल में, 124(1) में। इस 124(1) में यही बात लिखी है कि सदन यानी कि संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर इनकी संख्या बढ़ा सकती है, इनकी संख्या बढ़ा सकती है। चलिए, यानी कि 1 to 4 के 1 क्लोज में क्या लिखा है कि संसद कानून बनाकर इनकी संख्या बढ़ा सकती है। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वर्तमान में जो 34 न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश सहित, इनमें से किस विधि द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाया गया था। नंबर 1 संविधान संशोधन द्वारा, नंबर 2 संसद द्वारा कानून बनाकर, नंबर 3 संसद में विधेयक लाकर, नंबर 4 संसद की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है,
देखो इसका आंसर अब आप बता सकते हैं किसके द्वारा, संसद के कानून बनाकर इनकी बढ़ाई जा सकती है क्या, इनकी संख्या। ये थी सर्वोच्च न्यायालय की कुछ बात जो हमने कर ली। ठीक है, अब इसके बारे में हम जो बात करेंगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। देखते रहिए आप मेरे इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।